Hello students, in this lecture we are going to discuss some basic questions on cash flow statement. जिन लोगों ने पिछला वाला लेक्चर देखा था उनको पता होगा कि उस लेक्चर में मैंने कुछ बेसिक डिटेल्स दी थी और एक फॉर्मेट बनाया था, लेकिन हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया था और मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करना सिखाऊंगा। तो आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ जाएगा, तो डिटेल्स देख के और हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है इसमें और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को करने का भी तरीका होता है। बैलेंस शीट पहले पढ़ेंगे, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन। छोटे क्वेश्चन में तो ये चीज चल जाती है, लेकिन थोड़ी सी एक स्ट्रेटेजिकली एक काम करना चाहिए कि पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना चाहिए, ताकि हमको ये पता रहे कि ऊपर जो आइटम हमें दिए हैं उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन किस किस चीज के बारे में दी है, ताकि उसको एडजस्ट करके फिर हम उसका ट्रीटमेंट करें आगे। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग ₹8,000 was sold ड्यूरिंग द ईयर 1988 फॉर ₹8,500। ठीक है, अब 8,000 की इन्वेस्टमेंट्स थी जो कि 8,500 में सेल ऑफ कर दी गई। तो इसका मतलब है प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट हुआ है तो वो कहाँ इंक्लूड हुआ होगा? आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट में 500 का प्रॉफिट इंक्लूड हो गया होगा। तो अब ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, तो हमें पता चल जाएगा कि हम अपने लास्ट स्टडी से कि नॉन ऑपरेटिंग आइटम हमको अकाउंटिंग प्रॉफिट में से हटाने हैं। और लेकिन 8,500 का इनफ्लो हुआ है और ये इन्वेस्टमेंट्स हैं। इन्वेस्टमेंट्स कहाँ जाती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो इस इंफॉर्मेशन के दो काम है, एक तो हमें 500 का प्रॉफिट अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट में से लेस करना होगा, जो कि वहां ऐड हुआ होगा सेल ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से, और दूसरा काम हमें करना होगा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एक इनफ्लो आएगा 8,500 का, क्योंकि कैश तो 8,500 ही आया है ना। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 9,000। अब हमें ये इंफॉर्मेशन दी है कि प्रोविजन फॉर टैक्स 9,000 का बनाया गया। तो अब सब्जेक्ट टू इंफॉर्मेशन गिवन इन द बैलेंस शीट, वहां प्रोविजन फॉर टैक्स जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि वहां पे दिया गया है, तो वहां मुझे दिखाई दे रहा है कि 75,000 का ओपनिंग प्रोविजन है टैक्स का, और 9,000 का प्रोविजन हमने करंट ईयर में बनाया। इसका मतलब है कि 9,000 रुपीज हमने करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किए होंगे। अब प्रोविजन, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रोविजंस नॉन कैश होते हैं, प्रॉफिट में डेबिट किए जाते हैं, प्रॉफिट कम हो जाता है, लेकिन प्रोविजन बनाने से कैश तो कहीं नहीं जाता। कैश जाता है टैक्स के पेमेंट से। तो इसका मतलब है हमने जो प्रोविजन किया वो हम वापस एड बैक करेंगे, और जो एक्चुअल टैक्स पे किया है वो लेस करेंगे। तो मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेट होता है, जस्ट वेट। तो इसका मतलब है टैक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो हमें यहां से पता चल गई। ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ द फिक्स्ड असेट्स कॉस्टिंग ₹10,000 was sold for ₹12,000 एंड द प्रॉफिट वॉज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नहीं भी कहेगा, उसने कहा 10,000 की एक असेट थी जो कि 12,000 की बेच दी गई, तो इसका मतलब है कि 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब वो 2,000 का प्रॉफिट वो नहीं भी कहता तो भी हमको पता होता है वो कहाँ प्रॉफिट में इंक्लूड हो गया होगा, और प्रॉफिट में इंक्लूड हो गया होगा तो बेटा ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इसलिए वहां से हटाया जाएगा। लेकिन सेल करने से 12,000 रुपीज तो आए, और क्या बेचा है? फिक्स असेट्स हैं ये, और फिक्स असेट्स कहाँ आती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो 12,000 का इनफ्लो कहाँ आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹40,000। अब एक इंफॉर्मेशन हमें ये दी गई है कि डिविडेंड करंट ईयर में 40,000 का डिविडेंड पे किया गया। इसका मतलब 40,000 का आउटफ्लो हुआ होगा ऑन अकाउंट ऑफ डिविडेंड। अब हमें देखना है कि क्वेश्चन में कोई प्रपोज डिविडेंड की जानकारी तो नहीं है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं इस क्वेश्चन में मुझे प्रपोज डिविडेंड की कोई जानकारी नहीं दिख रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि जितना पे किया गया उतना ही प्रॉफिट में से भी लेस हुआ होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, वहां इनकम स्टेटमेंट नहीं दी है, तो प्रॉफिट कहां से उठेगा? बैलेंस शीट से। और मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी है कि प्रॉफिट जब बैलेंस शीट से उठाया जाता है तो वो एप्रोप्रिएशंस के बाद वाला प्रॉफिट होता है। इसका मतलब है जो भी ट्रांसफर टू रिजर्व्स हैं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स हैं, वो उसमें से लेस किए जा चुके होते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि प्रॉफिट बैलेंस शीट से उठाएंगे, इसलिए डिविडेंड वहां प्रॉफिट में भी एड बैक होगा, और क्योंकि डिविडेंड पे किया जाता है कैपिटल पर, जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो डिविडेंड का आउटफ्लो फिर वहां दिखाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में।
तो आइए अब हम बैलेंस शीट देखते हैं। मैं पहले एक फॉर्मेट के साथ शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। बेसिक क्वेश्चन लिया है मैंने ताकि आप समझ पाएं कि हम स्टार्ट कैसे करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट जो हमने कल लिखा था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन में देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए कैपिटल से प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है, कंपनी है ये। जनरल रिजर्व और पीएनएल दोनों दिए हैं। बेटा जनरल रिजर्व और पीएनएल जब दोनों दिए होते हैं तो हम प्रॉफिट्स के डिफरेंस को प्रॉफिट फॉर द ईयर लेके चलते हैं। जैसे पीएनएल में प्रीवियस ईयर का बैलेंस 56,000 का दिया है और करंट ईयर का बैलेंस दिया है हमें 68,000। इसका मतलब है कि आफ्टर एप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट कितना बचा होगा, 12,000 का। जो 56 में ऐड हुआ तो क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, 68। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। ठीक है, 68,000 माइनस 56,000। ठीक है, वैसे भी कल भी मैंने बोला था कि कैश फ्लो इज ऑल अबाउट डिफरेंसेस। जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस होता है हम वही स्टडी करते हैं पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ना ओपनिंग वैल्यूज यूज होती है ना क्लोजिंग वैल्यूज, कैश को छोड़कर। ठीक है, तो यहां पे हम लिख रहे हैं 12,000 का। ठीक है, प्रॉफिट डिफाइन करने के बाद अब हम इसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जैसा कि मैं कल बता चुका हूं। तो हम यहां लिखेंगे एडजस्टमेंट्स फॉर, ठीक है। अब नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम आप लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको जो मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 1 था कि 8,000 की इन्वेस्टमेंट 8,500 में बेची गई, इसका मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, तो हमें हटाना है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, 500 नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स था कि इस साल हमने प्रोविजन बनाया है प्रॉफिट में से टैक्स के लिए 9,000 का। तो इसका मतलब प्रॉफिट में से 9,000 लेस हुआ होगा, जो कि एक नॉन कैश आइटम है प्रोविजन, तो वो हम ऐड बैक करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स 9,000। उसके बाद थर्ड पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख सकते हैं वहां पे एक असेट थी 10,000 की जो कि 12,000 में सेल कर दी गई। तो इसका मतलब है 2,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, जो कि प्रॉफिट में ऐड हुआ होगा, बट ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है इसलिए यहां से हटाया जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स 2,000, ये भी माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा डिविडेंड पेड है, और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि डिविडेंड पेड, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड ऊपर कुछ दिया नहीं है तो हम ये मानेंगे प्रॉफिट में से भी 40, हमने प्रॉफिट ऑलरेडी बैलेंस शीट से उठाया है, तो दिस प्रॉफिट इज आफ्टर एप्रोप्रिएशन। तो इसका मतलब है इसमें से 40,000 लेस हुआ है, वो 40,000 इसमें ऐड बैक करेंगे। और क्योंकि 40,000 का डिविडेंड जो दिया गया, डिविडेंड इज एसोसिएटेड विद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो वहां पे आउटफ्लो दिखाएंगे, तो यहां पे ऐड बैक कर लेंगे डिविडेंड पेड। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास जानकारी नहीं है इसलिए हम डिविडेंड पेड को ही डिविडेंड प्रोवाइडेड मान रहे हैं। अदरवाइज अगर प्रोवाइडेड अलग होता है तो प्रॉफिट में उसका एडजस्टमेंट होता है और पेमेंट का फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। आगे एडवांस क्वेश्चंस में हम करेंगे इस चीज को। और कुछ अब क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन से तो जो चीजें थी हो गई, अब एक बार दोबारा से बाकी चीजों को देखते हैं। बैलेंस शीट को, शेयर कैपिटल का बेटा प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जनरल रिजर्व 3 लाख से बढ़कर 3,10,000 हुआ है। जनरल रिजर्व 3 लाख से बढ़कर 3,10,000 हुआ है और हमें कोई जानकारी नहीं है कि ये 10,000 कैसे बढ़े, तो हम ये मानेंगे कि ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल एप्रोप्रिएशन किया गया होगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो अब मैं यहां लिखूंगा, अब ये ट्रांसफर प्रॉफिट से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने से भी पैसे थोड़े ना जाते हैं बेटा। प्रॉफिट से अगर आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, बट कैश रिड्यूस थोड़ी ना हुआ होगा।
तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना 10,000 रुपीज, ये भी ऐड बैक कर देंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस हम ले चुके हैं। क्रेडिटर्स का रोल करंट एसेट करंट लायबिलिटी में आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स हमने एडजस्ट कर लिया। लोन का यहाँ कोई प्रॉफिट से मतलब नहीं है, इसके इंटरेस्ट का होता है जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है इस क्वेश्चन में। उसके बाद फिक्स एसेट्स के बारे में यहाँ देखते हैं। फिक्स एसेट्स की अकाउंट में 4 लाख का ओपनिंग बैलेंस है और 3,20,000 का क्लोजिंग बैलेंस है। और फिक्स एसेट्स की सेल के बारे में भी हमें कुछ जानकारी दी हुई थी, तो मैं साइड में जरा एक रफ में अकाउंट बनाता हूं जो आप भी साथ में बनाने चले। फिक्स्ड एसेट्स ओपनिंग बैलेंस, इसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था 4 लाख का। ठीक है, 4 लाख का ओपनिंग बैलेंस था। फिक्स्ड एसेट जो सेल हुई उसकी बुक वैल्यू 10,000 थी, तो इसका मतलब है यहां पर हम और वो 12,000 में बेचा गया, तो हम यहां लिख सकते हैं बाय बैंक 12,000। ठीक है, और जो 2,000 का प्रॉफिट हुआ है वो 2 P&L गया होगा, जो कि हम ये एडजस्ट कर चुके हैं। यहाँ पे प्रॉफिट में क्रेडिट हुआ होगा, वो हमने यहाँ लेस कर लिया। ठीक है, और ये 12,000 रुपीज रिसीव हुए। ठीक है, तो ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट सोल्ड का एडजस्टमेंट। अब क्लोजिंग बैलेंस है, और कोई हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस ये है। तो क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है बाय बैलेंस सीडी 3,20,000। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस इज 3,20,000। तो अब अगर हम अकाउंट को बैलेंस करें तो 4,02,000। अब बेटा 4 लाख में से अगर 10,000 की इन्वेस्टमेंट एसेट्स बिक गई तो 390 की होनी चाहिए ना। ये 320 की कैसे है? इसका मतलब है डेप्रिसिएशन जो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है, यहां से निकलेगा। ठीक है, क्योंकि सेल ऑलरेडी दी हुई है। अगर सेल नहीं दी होती तो डाउट होता है कि हो सकता है कि सेल कर दी हो एसेट, लेकिन सेल स्पेसिफिकली गिवन है कि इतने की एसेट बेची गई है, तो बाकी डिक्रीज किस वजह से हुआ होगा? डेप्रिसिएशन, जो कि एक कॉमन फिनोमेना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना 70,000 का। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर है ये, और ये यहां मैं एडजस्ट करूंगा। तो ये हमें कैश फ्लो में बहुत जगह ऐसा होगा जो अकाउंट्स बना के बैलेंसिंग फिगर्स डिराइव करनी होंगी, कभी कैश के लिए, कभी कोई एडजस्टमेंट जैसे कि ये डेप्रिसिएशन है, इनकी फिगर्स को डिराइव करने के लिए अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये वर्किंग नोट्स होते हैं कैश फ्लोज के और सॉल्यूशन का पार्ट होते हैं, इनको बनाना जरूर चाहिए। डेप्रिसिएशन 70,000। ठीक है, तो आई गेस ये अब आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे हटा देता हूं। ठीक है, आप इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमारा अमाउंट आता है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस एडजस्ट करने हैं, बहुत ही सिंपल है। अपना बैलेंस शीट को चेक करिए, देखिए करंट असेट्स क्या क्या दी हैं। स्टॉक दिया है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर करंट असेट्स बढ़ती हैं तो आउटफ्लो होता है, करंट असेट्स घटती हैं तो इनफ्लो होता है। बढ़ने का मतलब है आपने असेट्स परचेज की होंगी तो कैश आउटफ्लो होगा। घटने का मतलब है सेल करती होंगी, सेल करेंगे तो इनफ्लो होगा। ठीक है, और करंट लायबिलिटीज में ठीक उल्टा होता है। करंट लायबिलिटी बढ़ने का मतलब है कि जो पेमेंट करना था वो आपने नहीं किया। ठीक है, तो उसे कैश इनफ्लो मान लेते हैं, और जो अगर घट जाए करंट लायबिलिटी तो इसका मतलब आपने पेमेंट कर दिया होगा तो आउटफ्लो हुआ होगा। ठीक है, तो स्टॉक है हमारे पास, और स्टॉक 240
2,40,000 से घटकर 2,10,000 रह गया, इसका मतलब स्टॉक रिड्यूस हो गया। स्टॉक रिड्यूस हो गया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन स्टॉक। और करंट असेट्स घट रही है तो ये 30,000 पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है डेटर्स। डेटर्स 2,10,000 के थे और 4,55,000 हो गए, यानी डेटर्स में 2,45,000 से इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज इन डेटर्स 2,45,000, और करंट असेट्स इंक्रीज अगर हो रही हैं तो ये नेगेटिव है, आउटफ्लो है। ठीक है, और उसके बाद बैंक अभी हमें एडजस्ट करना नहीं है, वो लास्ट आइटम होती है। फिर क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी पे आ जाते हैं। क्रेडिटर्स 1,68,000 के थे, अब 134 के रह गए, यानी क्रेडिटर्स घट गए हैं 34,000 से, यानी पेमेंट हुआ होगा। तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 34,000। ठीक है, अब प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने क्योंकि यहां ट्रीट कर लिया है तो मैं प्रोविजन ऐड करूंगा, टैक्स पेड आउटफ्लो में दिखाऊंगा, इसलिए मैं उसे करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं कर रहा हूं। हम एक ही तरह किसी भी चीज को या तो करंट असेट करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट कर लें और या फिर उसका डिटेल्ड ट्रीटमेंट करें। तो टैक्स का वैसे तो यही ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए, उसे करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। मतलब प्रोविजन को ऐड बैक करिए और जो टैक्स पे किया है उसको आउटफ्लोज में लेस कीजिए, यहां नीचे अभी मैं करूंगा। ठीक है, और कोई करंट लायबिलिटी है नहीं, तो आइए इसको $2,49,000 नेगेटिव। इसका मतलब है हमारा आउटफ्लो जो है वो मींस कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स जो है वो नेगेटिव हो जाने वाला है। आइए इसको कैलकुलेट कर ले। ठीक है, 1,10,500 वर्किंग कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स। ठीक है, अब टैक्स के बारे में कुछ प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है और अमाउंट ऑफ टैक्स प्रोवाइडेड फॉर ड्यूरिंग द ईयर वो भी दिया है। तो अकाउंट बना के ये निकालते हैं कि इस साल हमने टैक्स पे किया कितना। तो मैं यहां पर रफ में बना रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं हटा दूंगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, 75,000 का। 75,000 का ऑलरेडी बैलेंस था हमारे पास प्रोविजन में, और हमने P&L से 9,000 और ट्रांसफर किए, तो बाय P&L। ठीक है, ये हमने एडजस्ट कर रखे, प्रॉफिट में डेबिट किए होंगे 9,000। तो इसका मतलब है कि हमारा टोटल प्रोविजन 84,000 का होना चाहिए था। बट क्वेश्चन में देखिए कि हमें क्लोजिंग बैलेंस दिख कितना रहा है। क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग बैलेंस केवल 10,000 का दिख रहा है। तो बेटा बाकी 74,000 कहां गया, टैक्स पे कर दिया। तो यहां लिखेंगे टू बैंक, बैलेंसिंग फिगर है, ये हमारा टैक्स पेड है। ठीक है, तो अब मैं यहां पे लिख सकता हूं टैक्स पेड। ठीक है, टैक्स पेड 74,000 नेगेटिव। ठीक है, चलिए, तो ये टैक्स पेमेंट हो गया। अब ये मैं हटाऊंगा, तो आप समझ, आई गेस ये समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने टैक्स पेड कैसे कैलकुलेट किया है। ठीक है, और जब भी प्रोविजन और टैक्स पेमेंट की जानकारी रहेगी, अक्सर ऐसा होता है क्वेश्चन में या तो टैक्स पेमेंट नहीं दिया होता है, प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर दिया होता है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए होते हैं। और दूसरा ये भी कभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि प्रोविजन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा, टैक्स पेड दिया रहेगा, लेकिन टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर नहीं रहेगा। तो दोनों में से एक कोई बैलेंसिंग फिगर में हम निकाल सकते हैं। कैश कंज्यूम्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर नेगेटिव आ जाता है
तो हम उसे कैश कंज्यूम्ड लिखते हैं, पॉजिटिव आता है तो कैश जनरेटेड लिखते हैं, नेगेटिव के साथ जनरेटेड ऑड रहता है। ठीक है, तो हमारा जो कैश कंज्यूम्ड था टोटल 1,84,500 था नेगेटिव, तो ये कैश कंज्यूम्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे, नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो पता है सबसे पहले वो देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट सेल की गई थी बेटा, उससे कैश इनफ्लो हुआ है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इनफ्लो हुआ है 8500 का पॉजिटिव। ठीक है, एक सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स भी थी, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स 12,000 का इनफ्लो हुआ है। ठीक है, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वाले बेटा यही आइटम्स थे। ठीक है, अब बैलेंस शीट पे आ जाइए। ठीक है, फिक्स्ड असेट्स को देखिए। फिक्स्ड असेट्स का मैं अकाउंट बना के दिखा चुका हूं, तो उसमें केवल सेल थी जो हम यहां लिख चुके हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स को जरा देखिए। इन्वेस्टमेंट 50,000 की दी है और हमें पता है 8,000 की सेल हो गई और उसके बाद भी 60,000 दिख रहा है, इसका मतलब परचेज हुआ होगा। आइए अकाउंट बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बेटा, 50,000 का था और बाय बैंक इन्वेस्टमेंट बेची गई है 8500 की, जो कि 8,000 की कॉस्ट थी, तो टू P&L 500 का प्रॉफिट था जो ऐसे एडजस्ट हुआ होगा। और फिर भी बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी 60,000 का है तब भी, तो 68,500 इधर आ रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर आएगी टू बैंक 18,000। इसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर हमने 18,000 की इन्वेस्टमेंट्स को परचेज किया है। ठीक है, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ये आउटफ्लो है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 18,000 ये नेगेटिव है। ठीक है, अभी अकाउंट का पर्पस फुलफिल हो गया, इसको नोट कर लीजिए, मैं हटा रहा हूं इसे। ठीक है, तो हमारे पास इन्वेस्टिंग से 2,500 ये कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये आ गया। अब हमने लास्ट पार्ट बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन सबसे पहले देखिए फाइनेंसिंग के बारे में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से फाइनेंसिंग का कोई मतलब नहीं, टैक्स से फाइनेंसिंग का कोई मतलब नहीं है, फिक्स्ड एसेट से फाइनेंसिंग का कोई मतलब नहीं है, डिविडेंड पेड। ठीक है, तो डिविडेंड पेड ये फाइनेंसिंग की आइटम है, 40,000 का नेगेटिव होगा क्योंकि आउटफ्लो है। अब हमने लायबिलिटीज, बैलेंस शीट में जाके लायबिलिटीज को चेक करना है। शेयर कैपिटल 4,50,000 की थी, 4,50,000 की है, कोई चेंज नहीं है। जनरल रिजर्व P&L सब हम ट्रीट कर चुके हैं, क्रेडिटर्स हम ट्रीट कर चुके हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स ट्रीट कर चुके हैं। मॉर्टगेज लोन पहले नहीं था और अब है 2,70,000 का, इसका मतलब है कि हमने 2,70,000 का लोन लिया है, तो प्रोसीड्स ऑफ लोन है ये, प्रोसीड्स ऑफ लोन, मॉर्टगेज लोन 2,70,000 पॉजिटिव इनफ्लो हुआ है। ठीक है, और फाइनेंसिंग पूरी बैलेंस शीट देख ली, एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लिया, असेट्स का फाइनेंसिंग से कोई मतलब नहीं होता है। तो अब आइए इसको, इसका मतलब है 2,30,000 का इनफ्लो हुआ है हमें, इसको लिखेंगे हम कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब तीनों को सॉल्व कर लिया, आता है 48,000। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट
जनरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है इसलिए जनरेटेड लिख रहा हूं, जनरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। 48,000 का कैश जनरेट हुआ। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। ये ओपनिंग बैलेंस देखिए, जो बैलेंस शीट की ओपनिंग फिगर्स है वहां पे हमें बैंक दे रखा है 1,49,000 का, 1,49,000, ठीक है। पॉजिटिव बैलेंस है, अब ये भी पॉजिटिव है, दोनों को जोड़ दीजिए 1,97,000। ये हो जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। यही हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में वैल्यू दी हुई है, यानी हमारा आंसर चेक हो जाता है कि हमने जो क्वेश्चन किया वो ठीक है, ठीक है। तो ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने आज आपको बताया कि किस तरह अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। अब कुछ एडवांस क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एडवांस क्वेश्चंस कुछ स्पेसिफिक इश्यूज के साथ कैसे सॉल्व किए जाते हैं।